जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा यहाँ पर मैं से विनती करता हूँ स्टेज पर अभी दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे कि आप काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने सुना है कि आज की स्थिति में सबसे मुश्किल काम आपके पास है। एक तरफ नीतीश को संभालना है और दूसरी तरफ बीजेपी को संभालना है, तो ये दोनों को संभालते हुए आप आगे इस तरीके से और कैसे संभाला? नहीं, आप लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत लंबा रहा है बीजेपी के साथ। मुझे लगता है 96 से हम लोग साथ रहे और 2005 में भी जब चेंज हुआ उस समय सुशील मोदी जी थे और नीतीश कुमार जी थे और इन्हीं की जोड़ी थी यहाँ पे जब परिवर्तन और बीजेपी जेडीयू दोनों मिल करके सत्ता परिवर्तन हुआ जब किसी को होप नहीं था बिहार में आरजेडी करा जा सकता और साथ काम भी किए। और कभी नीतीश जी को बीजेपी के साथ काम करने को टाइम एंड बोलते हैं, वो आज भी बड़ा फॉन्डली याद करते हैं वाजपेयी जी उनके साथ जो 5 साल जो काम किया वाजपेयी जी के साथ उन्होंने अटल पथ बनाया है देखा हो तो पर्सनल उनका वो कनेक्ट रहा वाजपेयी जी के साथ या बीजेपी का, इसलिए कभी काम करने में कहीं मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन आपकी सीट हर सीट इसके भी मानी जाती है क्योंकि जेडीयू में आरसीपी सिंह का एक इतिहास भी रहा है कि जो नेगोशिएशंस करने के लिए जाता है उसके लिए वो बड़े टाइम स्पॉट में आए क्योंकि नीतीश कुमार उस पर नजर बनाया क्योंकि नेगोशिएशन कर रहे हैं उसमें जेडीयू का नुकसान तो नहीं करेंगे और इसीलिए जब आप नेगोशिएशन में सबसे आगे हैं एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते तो उस पर ज्यादा नजर है जो आरसीपी सिंह के साथ हुआ वो सभी ने देखा हुआ। इसीलिए आप ये सवाल है कि आप हॉट सीट पर है और कितना मुश्किल था ये नेगोशिएशन कर रहे हैं। देखिए पुरानी बात होगी हर एक पार्टी का या उसको इच्छा रहती है सीट ज्यादा लेने, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी होती है जब नए एलाय रहते हैं तो आपको सबको एकोमोडेट करके भी चल रहा है। लेकिन इस विधानसभा से पहले लोकसभा का भी चुनाव हम लोग साथ लड़े तो उसका भी नंबर है पब्लिक डोमेन में कौन कितना नंबर पे जा उससे पहले भी हम लोग साथ चुनाव लड़े तो हमको लगता है कि जब यह फिगर आया बात हुई स्वाभाविक हम लोग को लगता था इससे कुछ ज्यादा फिगर हो, लेकिन जब फाइनल एक फिगर आया और एक बात मैं और स्पष्ट कर देना कि आपने कहा कि आपको लगता था कि ज्यादा फिगर हम लोग को लगता था कि कुछ और होना चाहिए विच इज नॉट बैड। सारी पार्टी को लगता है यानी आपको लगता है कि आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी, हर एक पार्टी को लगता है मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग को भी लगता था एज ए पार्टी थोड़ा और नंबर होना चाहिए। लेकिन जब मेरी फाइनल बातचीत हुई और एक चीज मैं ये में था हमारी बात हुई और जब सारा बात लगाया देखे फिर फॉर्मेलिटी के लिए उनसे कंसेंट ले करके नीतीश जी की मुहर लगी थी बिना एक चीज बड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये पार्टी में कुछ भी डिसीजन होता है वो डेमोक्रेटिक आदमी है, सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, लेकिन फाइनल मोहर वही लगा कि ठीक है। जब उससे कंसेंट हो गया उसके बाद हम लोग का ठीक नहीं, लेकिन फिर ये खबरें क्यों आई बात है कि देखिए जब आप नंबर लेकर नीतीश जी के पास गए ये खबरें आ रही थी कई जगह पर चली भी और विपक्ष खास करके इस मुद्दे को उठा कि आप जब नीतीश जी के पास गए नंबर्स लेकर तब बोले क्या इतनी कम सीटें लेकर हम कैसे लगे। एक बात वजह से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके लिए हुआ जिसका इंतजार कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, ये मीडिया के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम क्या खबर चला रहे क्या स्टोर्स 10-5% भी कहीं आसपास हो उसको आप प्ले कर रहे हैं समझ में आता है जिसका कोई सिर्फ बैग नहीं है वो बेसिस नहीं है मैं बिल्ड स्टोरी ऑफ कहीं से कुछ नहीं और मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ से ये पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है जो विपक्ष का नैरेटिव है अगर वो मीडिया चला रहे उसके पास तो कुछ है नहीं। आजकल नैरेटिव तो सोशल मीडिया के जमाने में तो बना के मैंने बताया उसका जवाब तो देना पड़ता है क्योंकि इस चीज से बात करके इस पार्टी में चाहे टिकट हो चाहे नंबर्स हो उनसे बातचीत करके ही कोई फैसला होता है और एक तरह से उनकी पहले भी प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से कैसे चुनाव लड़ना है क्या नंबर होना चाहिए चर्चा एक बार सीएम की हो चुकी आप कह रहे हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार की पहले ही चर्चा हो चुकी थी क्या नंबर होने चाहिए। एक राउंड हो चुकी थी पहले जब वो बिहार आए थे तो ये वो कोई इशू नहीं तो ये ठीक नहीं है मतलब कि आप ललन सिंह और विनय चौधरी वो अगुवाई कर रहे थे जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि पार्टी तो नीतीश कुमार की है उनके फेस पर पार्टी चलती है लेकिन चलाते तो आप लोग हैं
और आपके अगुवाई में सारा ये तय हुआ कि 101 सीटें लड़ेंगे और बाकी छोड़ देते हैं। मैं तो बताया आपको कि लोकसभा का चुनाव 2024 में का एक फिगर है, जो हम लोग कितना सीट कौन लड़ा वो भी तो देख लीजिए। लास्ट चुनाव तो वही था ना इस चुनाव से पहले। और जब एक नया अलायंस में आए तो स्वाभाविक है ना 2020 में वो अलायंस हमारे साथ नहीं थे और अभी इस अलायंस में तो स्वाभाविक है कि सब पार्टी को कुछ न कुछ उसमें शेयर करना पड़ेगा नए अलायंस में। और एक तय हुआ, जब उनसे फिगर तय हो गया इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एक बार सेटल हो गया हमारे यहाँ, नीतीश जी का कंसेंट हो गया, उसके बाद हम लोग तो मतलब आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें आपने जीती वो पैरामीटर के आधार पे सीटों का बंटवारा हुआ विधानसभा के कि आपने 16 सीटें जीती है तो आप उस प्रत्यक्ष में सीटें भी आप कह सकते हैं वो एक फैक्टर था। अगर 16 सीटें हम लड़े 96 उस हिसाब से होता है, हम 101 में वो भी तो देखिए लास्ट चुनाव तो वही था। पैरामीटर वो लगाया गया, तो पैरामीटर एज सच नहीं था, लेकिन एक बार फिगर बताया कि लास्ट चुनाव वही था। अब बीजेपी 2 सीट जीती थी, अब 300 सीट जीती है। तो हमारे दादा के पास हाथी था, आज नहीं है, उसका कोई हिसाब है। आज रियलिटी क्या है वो देखने सच्चाई है। तो रियलिटी मानने में कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज कमजोर होती है। कई बार उनको लगता है कि ठीक है देश पे 300 सीटें जीती है, लेकिन यहाँ के दादा तो आम है, हमको पूछकर यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रीजनल पार्टी का नेशनल पार्टी के साथ झगड़ा तो इसी बात को लेकर। कोई झगड़ा नहीं। जब 96 में आपका अलायंस हुआ तब भी तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर तो नीतीश को मेरा काम नहीं चल सकता, ये भी बीजेपी को पता। धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव हुआ ऐसा आपको लगता है? 142 से आपने शुरू किया था 101। मैं तो बताया आपको, हम लोग 25 लोकसभा लड़ते थे, बीजेपी 15 लड़ रही थी। ये 2014 तक की कहानी, 2009 तक यही स्थिति थी। 25 हम लड़ते थे, 15 वो लड़ते थे। लेकिन उसके बाद रियलिटी कुछ और बदला, हम लोग अलग हो गए। 15 में कुछ अलग सिनेरियो, 14 के लोकसभा में अलग सिनेरियो हो गए। आज की परिस्थिति में डिस्कस करके नंबर तय हुआ। मैं सडनली देखा कि पूरा चल रहा है कि कौन कौन सीट हम लोगों से मांगी है, तो बैठे हुए रिलीजियस हुआ है। हम लोग वापस पटना आए, मेरे घर पे ही हम लोग बैठे थे, और अब तक तो हम लोग को पता भी नहीं था कोई एक भी सिटिंग सीट नहीं मांगा। एक सीट मांगा गया तारापुर, जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी ने आग्रह किया है, और सीएम से बात बोले कि नहीं, अरे हमारे डिप्टी हाँ हमारे डिप्टी सीएम हमके लिए क्या है बस। और उसके बदले हम लोगों ने इनका एक सीटिंग सीट था कहलगांव, जो हम लोगों ने लिया। हमारे पहले स्पीकर थे उनका लड़ रहा है। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आप कह रहे हैं कि रियलिटी चेक होना चाहिए। तो 2020 का विधानसभा चुनाव क्या आपके लिए एक रियलिटी चेक था कि बीजेपी अब काफी आगे निकल चुकी है और जेडीयू खुल के काफी पीछे हो गई है विधानसभा में? लोकसभा की बात में नहीं कहा, लेकिन विधानसभा में भी मामला अब बदल गया है। ये रियलिटी चेक आपको 2020 में पार्टी को, जिसकी वजह से आपने समझा कि ठीक है प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और टुगेदर सबको आप फैक्टरिंग करके ही ये डिसीजन हुआ। सब सारा चीज जो था 20 का विधानसभा का हाउस का स्ट्रेंथ को या अभी का लोकसभा का, वो सब कुछ फैक्टरिंग करके ही ये नंबर फिक्स हुआ। मैं 2020 पर दोबारा लड़ूंगा, तो उससे पहले एक चीज पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार आपके अलायंस में विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा में तो आपके साथ में थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान आपके साथ जुड़ गए और कहीं ना कहीं मामला माना जा रहा था कि फंसा है वो चिराग पासवान की वजह से फंसा, कि उनको कौन सीटें देगा, किसके खेमे से सीटें जाएगी उनके पास, और कोई भी अपनी सीटें देने के लिए राजनीति में तैयार होता नहीं है, इतना दानशूर दानवीर कोई होता नहीं। तो ऐसे में क्या ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत थी कि चिराग पासवान को सीटें कौन देगा, खास करके आपके तरफ से, क्योंकि आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद हम लोग 2024 साथ लड़े। लोकसभा दूर रहा, रीजन पता है। 20 में हमारा प्रॉब्लम रहा, 24 में साथ लड़े, और साथ लड़े, एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। वो भी हमारे सीट पे आए और नीतीश जी भी उनके सीट पे। मैं रेफरेंस करता हूं सर, नहीं पर फिर रेफरेंस समझ गया। लेकिन इस बार अगर एक बार नंबर तय हो गया और हम लोग 115 सीट लगे थे, तो स्वाभाविक है कि 101 पे 14 सीट हम लोग को ऑफलोड करना था, उनको भी करना था। तो हम लोगों ने भी लिस्ट दिया कि कौन कौन सीट हम दे सकते हैं, और उसमें कुछ जब बातचीत करता है तो जरूरी नहीं जितना हम ऑफर किए वही फाइनल, उसमें चलता है नेगोशिएशन। लार्जर पर चीज ये है, आप उसको उलझ रहे हैं कि हम लोगों का सब कुछ सेटल हो गया है। लार्जर चीज ये है कि हम लोगों ने अपना सीट डिक्लेयर कर,
लार्जर चीज ये है कि आज से नीतीश कुमार जी कैंपेन में जाए, लेकिन अपोजिशन का अलायंस हुआ क्या, नंबर आए क्या, कौन क्या सीट लगे, आज तक तो नहीं आया। हम लोग तो कैंपेन मोड में चले आए। अपोजिशन कहती है कि बीजेपी का डंडा चलता है तो सब कुछ सुनना। ठीक है, ये बात सही नहीं। अरे मुझे अब किसका डंडा चलता है, लेकिन मैं तो इतना देख रहा हूँ, उनका कोई एजेंडा बिहार वहां से लेना देना है नहीं। वो तो आपस में ही उलझ करके देख नहीं रहे, कोई कहीं भाग रहा है, रात में सिंबल कहीं पीछे से लेके कोई भाग रहा है, फिर सिंबल वापस मंगाया जा रहा है उससे। यही स्थिति उस समय इसकी। एक बार फिर चिराग पासवान के पास आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि 2024 में आपने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ लिया, तो उसकी वजह से सारा मामला सेटल हो गया था। लेकिन देखिए, उसके लिए आपके पास एक पैरामीटर था 2019 के लोकसभा चुनाव का, क्योंकि तब भी आप तीनों ने साथ में चुनाव लड़ा था। तो देखा जाए तो आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन तय था। विधानसभा की स्थिति अलग है। 2020 में अचानक चिराग पासवान बोले कि भाई मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बने, और जो भी बिहार पे खराब हो रहा है वो नीतीश कुमार जी की वजह से हो रहा है, और इसीलिए विधानसभा में उनके साथ में रहूंगा। मैं अनुमान तो हूँ प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन नीतीश कुमार से मुझे कोई लेना देना है नहीं, और इसीलिए उन्हें एडजस्ट करना कितना मुश्किल था ये। और अंदर से सिर्फ बात सीट डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, अंदर से भी एडजस्ट करना कितना मुश्किल था। अभी भी देखिए, 2 महीने में हम गिन रहे थे उस दिन, 12 उनके बयान है जो सरकार के खिलाफ यहाँ तक कह चुके हैं कि भाई मैं ऐसे सरकार के साथ हूँ इसलिए दुखी हूँ क्योंकि जो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं थी ना उनके साथ। मैंने बताया आपको कि 2020 में ये सही है कि 2020 में कुछ जो बीजेपी के इम्पोर्टेंट लीडर थे या जिस वजह से भी वो जाकर के चुनाव लड़ गए, और शुरू के फेज में ये कंफ्यूजन रहा, ये सच्चाई है, और उसका कहीं न कहीं हम लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन बाद के फेज में जब हम लोग नॉर्थ बिहार की तरफ गए, ये कंफ्यूजन भी दूर हुआ, और वहीं से हम लोग चुनाव जीते, और सरकार 5 साल तो मुख्यमंत्री रहेगी। लेकिन किस वजह से उन्होंने ये किया था, आपको पता चला आखिरकार कि क्या ऐसा था? क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें बनना है। बात ये भी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के हमारे समर्थक चाहते हैं, हमारे किसके समर्थक नहीं चाहते जरूर, लेकिन उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी तो नहीं बोलती है। कभी सुशील मोदी के समर्थकों ने तो नहीं बोला कि ये सुशील मोदी को मुख्यमंत्री, दिलीप जायसवाल को, हर एक पार्टी में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी से तो कोई कहता नहीं। उनके समर्थक तो बड़े सुलझे हुए हैं कि भाई अभी नीतीश कुमार है, सीट खाली नहीं है तो नहीं अभी बोलना चाहिए, नाराज हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चिराग पासवान वैसे नहीं करता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, और ये चुनाव मैं टाइम एंड अगेन बोल चुका हूँ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और उन्हीं के फेस पर ही चुनाव लड़ रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल पूरे हुए, उसके बाद हमने कई इंटरव्यूज देखे तो उसमें राजनाथ सिंह से लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, 2034 में भी प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। क्या हम ये मानकर चले कि बिहार में भी आपकी घोषणा यही होगी, 2030 में भी नीतीश कुमार रहेंगे? 30 का तो मैं नहीं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। आज ही की बात करते हैं, 30 के समय 20 में बात करेंगे, लेकिन आज के दिन नीतीश कुमार जी बिहार में फिर से मुख्यमंत्री 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये क्लैरिटी है, ये बिल्कुल क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन। उन्हीं के नेतृत्व में अगर आपकी सरकार बनती है तो उन्हीं के नेतृत्व में आपकी सरकार। बिल्कुल। एक और एक मसला जो 2020 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा था, उसी को लेकर कि आपने कहा कि फर्स्ट फेज में कंफ्यूजन उसमें था। एक बात ये भी देखी गई थी, CSDS लोग ने एक सर्वे किया था और उसमें उन्होंने देखा कि आजकल CSDS का सर्वे बड़ा क्वेश्चनेबल होता है, बताइए। CSDS अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। खैर वो सर्वे का ट्वीट नहीं था, लेकिन आपकी बात सही है, वो ट्वीट उन्होंने डिलीट करना पड़ता, लेकिन फिर भी 2020 के चुनाव का उनका एक सर्वे था जो चुनाव के बाद उन्होंने किया था, और उसपे उन्होंने देखा था कि जो बीजेपी के वोटर एनडीए के भीतर, जब जेडीयू का उम्मीदवार होता है तो अगर 100 बीजेपी के वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार को 50 से कम वोट पड़ता है, जबकि एनडीए का दूसरा पार्टनर वहां पर अगर उम्मीदवार होता है तो उसको ज्यादा वोट पड़ता है। ये जो डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखाई दिया, इसका आप सामना किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अभी आपके सामने ज्यादा चुनौती है, और भी लोग ऐसे हैं कि जो आपको चुनौती देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मुझे 5 रिपब्लिकन की बात नहीं कर रहा, ये परिस्थिति नहीं है। मैंने कहा कि 2020 में इनिशियल फर्स्ट फेज में जब लोग साउथ बिहार में थे तो जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ था, और बाद में पूरा अलायंस खास करके बीजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े, और अभी हम लोग 243 जो असेंबली सीट्स है
उस पर एनडीए का हम लोग का सम्मेलन पहली बार हुआ था, सारे सीट्स पर, सारे सीट पे आपने एनडीए का सम्मेलन, सारे सीट पर, कभी आज तक नहीं हुआ। सारे सीट्स पर एनडीए का सम्मेलन हुआ है, एक दूसरे की सीट पे सारे लीडर गए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगातार हुआ है, सीएम का कार्यक्रम लगातार हुआ है। तो पूरा एनडीए ऊपर से नीचे एक है इस चुनाव। ये मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ, इसलिए मैं इतना आज आपके चैनल पे बता दूं, ये लैंडस्लाइड है जब रिजल्ट आए, ये अभियान नहीं है। ये जो कितनी सीट प्रेडिक्ट है? मैं नंबर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये लैंडस्लाइड 2020 और अभी अंदर जो नतीजे आएंगे उसमें क्या फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क होगा। इसलिए फर्क होगा कि बहुत दिन के बाद बिहार के लोगों ने टेस्ट किया है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने पार्टी का लीडर हूँ। ये दोनों आप बजट को देखिए, 2024 और 2025 के बजट, जेकर बिहार को बहुत दिन के बाद केंद्र सरकार में रहने का, एक फ्रेंडली सरकार रहने का एडवांटेज मिला है, और वो बजट में दिखाई पड़ा है। वो एक मेजर सपोर्ट बिहार को मिला है। बिग टिकट 6 लेन जो रोड्स है वो बिहार को मिला। पूर्णिया एयरपोर्ट हम लोगों का फंक्शनल हो गया। जो मखाना बोर्ड, अब तो दुनिया भर में मखाना का डिमांड है, जो बजट में जिसका बजट में ये हुआ है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे जो लॉन्ग पेंडिंग थे वो सब वो क्लियर। तो बिहार के लोग देख रहे हैं कि भाई एनर्जी जनरल बहुत हो गया, अब टाइम बिहार को भी है कि टॉप 10 स्टेट पे आना है, हमको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ भी इंडस्ट्री चाहिए। तो अब बिहार उस लेवल पे जाने के लिए तैयार है, और उसमें बिना सेंट्रल के सपोर्ट के नहीं हो सकता। संजय जी, अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ी, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर भी काफी बातचीत चल रही है। और हम जब नंबर्स देख रहे तो ये देखा हमने कि बिहार का रेवेन्यू आज की स्थिति में 3.17 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। उसमें से 1.12 लाख करोड़ ये सैलरी पर खर्चा हुआ। और आज की स्थिति में अगस्त महीने से जो स्कीम्स आपने लागू की, वो पेंशन जो आपने 400 से 1100 कर दिया, या बेरोजगारियों को 1000 रुपया दे रहे हैं, करीब 1.2 लाख बेरोजगारों को दे रहे हैं। जो महिला रोजगार को लेकर 10,000 रुपया आपने बांटे, आशा दीदी का आपने ये बढ़ा दिया। ये सारी स्कीम्स को लेकर अगर हम खर्चा देखें तो 1.3 लाख करोड़ आप उस पर भी खर्चा करेंगे, तो एक तिहाई आपको खर्चा करना पड़ेगा। सवाल इसलिए ये उठता है कि एक वक्त जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात मॉडल की जितनी चर्चा होती थी, तब बिहार मॉडल की भी चर्चा होती है। बिहार का जीडीपी 11% से बढ़ रहा था उस वक्त पे, और नीतीश मॉडल की भी चर्चा उसमें काफी होती थी, जिसमें ये योजनाएं शामिल रही। आज ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि आप बीजेपी का मॉडल फॉलो करने की कोशिश करें कि घोषणाएं करिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करिए, उसमें से आप फोन पर मॉडल नहीं फॉलो कर रहे हैं जी। मैं अगर 10,000 जो हम लोगों ने दिया है, ये हम लोगों ने दिया है, आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, ये नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका जी, और वो 1 करोड़ 40 सरकार ने बनवाया। हाँ, 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं, और मैक्सिमम उसमें मैक्सिमम सारे ग्रामीण परिवेश से, उसी बैकग्राउंड से, और उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो, और अब उनको सपोर्ट कर रहा है कि आपको रोजगार करने के लिए अगर एक ही आदमी कमा रहा है, उतनी समझदारी भी है काम करने की। कभी आप इंटरेक्ट कीजिए उनसे, तो आप योजना पर डिफरेंस नहीं है। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है कि चुनाव के 3 महीने पहले ये योजनाएं कर दी, जब आप सरकार, ये कभी बिहार का मॉडल नहीं रहा। नहीं, ठीक बात है, नीतीश कुमार का मॉडल लगातार 5 साल काम था, और ये भी कॉल हो लिया, तो टाइमिंग की बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया। अब मुझे लगता है कि ये वन टाइम है कि आपने दिया, और उनका अगर मॉडल आगे बढ़ता है तो 2 लाख तक सपोर्ट करें। और जो हम लोगों को रिपोर्ट है, अभी करीब 1 करोड़ 20-22 लाख लोगों को मिला। उसका फायदा होगा? नहीं, फायदा तो जब आप पूरा सारा काम करते हैं तो काम से तो स्वाभाविक है लोगों के बीच में योजना जब लोगों के बीच में अपने काम लेके जाते हैं। 20 साल से क्यों नीतीश कुमार, ये बिहार वाला ही पॉलिटिकली साल स्टेट रहा है। 5-10 साल भी सरकार चलाना और अपना गुडविल बना के रखना आसान काम नहीं। अगर 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी आज भी सबसे ज्यादा बिहार में है, तो गवर्नेंस को लेकर ही होगा ना। उनके कम्युनिटी का वोट जो उन्होंने कभी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने तो वो अगर काम के बल पर ही नैरेटिव उन्होंने बनाया और टाइम एंड अगेन प्रूव किया, लोगों का ट्रस्ट जीता कि मैं कुछ प्रॉमिस करता हूँ जाकर डिलीवर करता हूँ, इस स्टेज में होता नहीं है। ये उन्होंने किया है। अभी हम लोग भी बात करते हैं,
वो मैक्सिमम महिलाएं अपना कोई गाय खरीद रही है, कोई सिलाई मशीन कर रही है, वो रोजगार से जुड़ रही है। ये तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामीण क्षेत्र में होगा इस योजना से। मैंने सहयोगी रोहित सिंह कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। संजय जी, दो सवाल छोटे छोटे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए जो काम किया है उनका वोट बैंक बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अचानक से 2 महीने में इतना कैश बेनिफिट देने की जरूरत क्यों पड़ गई महिलाओं को? क्या आपको लग रहा था कि क्या मामला थोड़ा बिगड़ रहा है, इसलिए कैश रेट करना चाहिए? और दूसरा सवाल इसमें ये है कि क्या आपको लगता है कि चुनाव होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो नीतीश कुमार के साथ कोई खेल तो नहीं होगा एकनाथ शिंदे जैसा, महाराष्ट्र जैसा? पहली बात मैं बता दूं कि वो एक पूरा प्रोसेस है। जब वो लास्ट ईयर भी पूरा जा करके उसका यात्रा, तो बहुत सारे आफ्टरनून में वो जीविका दीपों से इंटरेक्ट करते थे हर जिला, और उसमें उनका आता था। मैं तो कहता हूँ कि आई ओपनर है। शायद इस बात में देश में शायद इतना ये चीज नहीं गया कि कितना बड़ा पावरफुल जीविका ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो, और वो इंटरेक्ट करते थे। तो उनका रहता था कि वो जो लोन लेती है तो उसमें थोड़ा इशूज है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा सरकार से, तो और अपना कुछ पैसा लगा लेंगे तो हम अपना रोजगार कर लेंगे। ये पूरा फीडबैक टाइमिंग हो सकता है चलने में, और उसके बाद उसी बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री ने डिसीजन। जहां तक खेल की बात है, राजनीति में अब सब कुछ तो होगा कि चुनाव का रिजल्ट के बाद क्या समझते हो, लेकिन 2020 में भी मैं ऐसे भी बोल चुका हूँ कि हम लोगों का नंबर 43 था और बीजेपी का 73 या 74 था, और नीतीश जी ने खुद ऑफर किया बीजेपी लीडरशिप को दिल्ली कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाएं, हम लोग सरकार में सहयोग करें। वो रिस्क तो बीजेपी कभी नहीं लेगी, आपको भी पता है। वो ठीक है, ये ऑफर तो तभी होता है जब आपको पता होता है कि ये रिस्क बीजेपी कभी नहीं उठाएगी। 5 साल साथ सरकार चल, और पहले भी कहा कि बीजेपी के साथ सरकार चलाने में कभी नीतीश जी को दिक्कत नहीं है। गवर्नेंस की आपके पास अगर डबल डिजिट ग्रोथ कर गया, कोरोना में भी डबल डिजिट ग्रोथ रहा गया, लो बेस हो सकता है लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ रहा। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ, ये क्योंकि बिहार एक बार पिछड़ चुका है। जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उदारीकरण का दौर, महाराष्ट्र हो, बेंगलोर हो, जहां इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, IT इंडस्ट्री आ रहे थे, यहाँ अफर उद्योग चल रहा था। इंडस्ट्री तो अभी भी नहीं आई, तो अब आएगा था, 11 साल हो गया। नहीं अब आएगा, क्योंकि उस बेस को बनाने में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तो कुछ था नहीं ना। लेकिन संजय जी, साइड की तरह रिकॉर्ड भी चेक कीजिए ना कि जब नीतीश कुमार आए तो रोड क्या था, कितना घंटा बिजली मिलता है, अब कहां से कहां बिहार ट्रेवल किया। लेकिन ये 5 साल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का, और इसमें हमको सेंटर का भी सपोर्ट चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। ये है, लेकिन फिर भी ये भी तो देखा जाता है ना कि एक वक्त था जब इंडिया टुडे का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे हुआ करते थे, तो उसमें बीमारू स्टेट के इसमें बिहार और यूपी दोनों का जिक्र हुआ करता था। आज की स्थिति ऐसी है कि आपका नेबरिंग स्टेट यूपी उसमें उससे काफी उभर चुका है, उनके सोशल इंडाइसेस काफी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन वही बिहार अभी भी इससे ज्यादा उभर सोशल इंडाइसेस में बिहार अच्छा कर रहा है। अभी भी कई सारी चीजें हैं कि जिसको लेकर ठीक है, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं यहाँ, लैंडलॉक्ड स्टेट है। जब एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इसका रेवेन्यू का सोर्स रहा, इंडस्ट्री अब सरपास किया है, जो इन्वेस्टमेंट है ये सरपास किया है। बहुत जरूरत है बिहार में, जो हम लोग हमेशा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करते थे, इसलिए कि झारखंड चला गया और ये लैंडलॉक्ड है, वो तो खैर नहीं हो पाया। लेकिन अगर एडिशनल सपोर्ट सेंटर से मिल रहा है और आगे भी 5 साल मिलेगा, हमको लगता है कि हम लोग को कैचअप करना। मेरा संजय जी, मेरा दूसरा सवाल थोड़ा जवाब आपने नहीं दिया कि क्या वाकई अगर जेडीयू को कुछ सीटें कम भी आती है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? आपको लगता है ये आपको क्यों लगता है सीटें कम आई? बीजेपी से कम आती है? क्यों कम आई? इसलिए नीतीश कुमार ही फेस है इस अलायंस। आज भी आप देखते हैं जितना सोशल मीडिया और कंट्रोवर्सी चलाया जाता है कि नीतीश कुमार जी से मिल लीजिए। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के सबसे बड़े धुरी, उनके बिना बिहार में नहीं कुछ होगा। इस पे तो कोई शक नहीं। मैं इस पे तो 20 साल जो मुख्यमंत्री रहा है, और विपक्ष हो या आज की स्थिति में पक्ष, जिस किसी को भी बिहार में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार के बिना सरकार बना नहीं सकते। ये लोगों ने 3 बार देखा हुआ है, तो वो बात अलग है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रोहित का सवाल है वो मैं थोड़ा आगे बढ़ा था। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार जैसी स्थिति नहीं होगी, इस बार बीजेपी से आपकी सीटें कम नहीं थी?
जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस बार बीजेपी मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा। आपके आपस में भी तो कहीं ना कहीं स्पर्धा होगी ना। नहीं नहीं, कोई स्पर्धा नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का नंबर में कोई खास फर्क नहीं रहे। तो काफी फर्क है। नहीं नहीं, इस चुनाव के बाद की बात कर, वो कोई बहुत फर्क नहीं रहे। ये मैं जरूर कह सकता हूँ। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब भी बीजेपी ने 2015 का चुनाव बीजेपी ने अलग से रखा और तब उन्होंने जितनी सीटें लड़ी उसके एवज में हम देखें तो उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार उनके साथ पे आते हैं उनका स्ट्राइक रेट एकदम बम होने लगता है और जितनी सीटें लड़ते हैं उसमें से ज्यादा सीटें वो निकाल लेते हैं। लेकिन जेडीयू को उसका फायदा नहीं हुआ था पिछली बार, इसीलिए स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी हमेशा आपको पटकनी देने की कोशिश करेगी और जिसका 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 कहीं ना कहीं पार्टी पर असर पड़ता है। नहीं, अब तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब नंबर क्या होगा और तो जनता मानेगा, लेकिन कोई बहुत क्या दोनों पार्टी के स्ट्राइक रेट में होगा इस चुनाव, वो मुझे नहीं। जैसे आपके सामने कुछ लोकल चैलेंजेस भी है, जैसे जन सुराज की लिस्ट हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि ईवीसी कैंडिडेट पर उनका जोर वहां पर नजर आ रहा है कि वो स्ट्रेटेजिकली जेडीयू के उम्मीदवार के सामने उम्मीदवार प्लेस का है। मगध जैसा इलाका है जहां पर सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट ठीक हो रहा है, जो एक जमाने में आपका सपोर्ट बेस हुआ करता था। तो आपके सपोर्ट बेस में सेम लगाने के लिए वहां पर लोग खड़े हैं कि जिनके पास वोट ट्रांसफर कहीं ना कहीं हो सकता है। ये मुश्किल लगता है? नहीं मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव के दिन जब लोग जाते हैं तो वो वोट को वेस्ट नहीं करते, वो जिसको सरकार बनाने के लिए देना उसी को देते। मतलब जन सुराज वगैरह मैंने कहा कि जो चुनाव के दिन जो लोग जाएंगे वो बाइपोलर चुनाव हो जाता है और जिसको देना है पक्ष हो विपक्ष हो उसी को जाके देना। क्योंकि प्रशांत किशोर बाकी किसी के सीट पर दावा नहीं कर रहे। उस दिन हम मिले, वो कह रहे 25 के ऊपर नहीं आएगी ये थी ये तो जेडीयू। अब तो ये रिजल्ट अभी आएगा, अब तो बहुत दिन है नहीं, खास प्रेम है ऐसा लगता है। हाँ मैंने जो भी है तो लेस देन ए मंथ तो रिजल्ट आएगा ही। मुझे लगता है कि नीतीश जी का फॉर जेडीयू वन द बेस्ट परफॉर्मेंस चुनाव सीट चुनाव जो भी नंबर हमारे पास स्ट्राइक रेट के स्ट्राइक रेट तो आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा ऐसा हमको लगता है जरूर बेहतर। एक चीज की काफी चर्चा हो रही है और ये सवाल किसी भी तरीके से पूछे तो हो सकता है कि उसका गलत मतलब निकाल, लेकिन इसकी चर्चा है तो इसलिए सवाल पूछना जरूरी। ये पूछा जाता है बार बार कि नीतीश जी मिलते क्यों, और खास करके जब 20 साल रहे मुख्यमंत्री है और आज की स्थिति में वो एनडीए का चेहरा है। बिहार में और कोई चेहरा एनडीए के लिए नहीं चलेगा, ये अब तक कई बार साफ हो चुका है। तो ऐसे में नीतीश जी कहाँ है, ये सवाल बार बार विपक्ष में अभी समस्तीपुर जा रहे हैं हम लोग, आप मिलवाएंगे? आप मिलवाएंगे, चलिए समस्तीपुर में मुलाकात होगी। अब तो चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें, अगर आप मिलवाए तो बिल्कुल। अब समस्तीपुर में जा रहे हैं दोनों जगह कार्यक्रम का, मतलब अभी कैंपेन शुरू होगा आज से कैंपेन शुरू है। आज से वो रोड पर दिखाई देंगे कैंपेन करते हुए। वो डेली रोड पे दिखाई देते हैं, आप फीडबैक ले लीजिए यहाँ पर, तो डेली रोड पे दिखाई देते हैं। 4 दिन से नहीं जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है कि भाई कैंपेन, इसलिए वो आपको दिखाई पड़ेंगे आज से कैंपेन शुरू है। क्योंकि इसमें भी सवाल ये उठ जाता है कई बार कि जैसे हमने देखा कि उड़ीसा नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया उनकी पब्लिक रैलीज में, बीजेपी के नेताओं ने वहां पर मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं उसका असर हुआ लोगों पर। इसको लेकर आपकी कोई खास स्ट्रेटेजी होगी क्या? क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि नीतीश कुमार चेहरा तो है लेकिन आगे क्या है? अभी उनका भाषण 50-50 मिनट का होता है, लास्ट मिनट का हम लोग पूरे फिट है ना, पूरे फिट है। और इस बार ये पूरा चुनाव में आपको और दिखाई पड़ जाए, पूरे फिट है, पूरे तैयार है, नहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या क्योंकि सवाल ये उत्तर संजय जी की विपक्ष एक नेगेटिव सेट कर रहा है कि अचेत अवस्था में है। विपक्ष के बाद ऐसा है, सारे फैसले आप ही लोग कर रहे हैं। विपक्ष के बाद पास कोई नैरेटिव अपना बचा नहीं, तो आप देखिएगा कि चला देगा कि नीतीश कुमार जी से मिलने पहुंच गए, तो उसके उनके बिना काम चलना नहीं होता, उन्हीं का नाम ले करके पार करना चाहता है। अपने पास क्या है बताइए आप? 20 साल से सत्ता से बाहर है और इस जीवन में बिहार की जनता उनको सत्ता देने वाली नहीं, उनको भी पता नहीं। बिना नीतीश के सत्ता नहीं उनको तो और नहीं देगी ना। आप देखिए ना सीट में कैसे कैसे लोगों को टिकट दिए, वही लोग हैं जो जंगल राज के सिंबल हुआ करने, उन्हीं के परिवार के लोग। 5 साल उनसे 5 साल सरकार चलाने के लिए फिट है नीतीश कुमार? पूरे फिट है 5 साल से सरकार चलाने के।
और पूरे कैंपेन के लिए आज से निकल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो होगा ना कहीं ना कहीं जब कैंपेन शुरू होगा उसमें कई सारे मुद्दे निकलेंगे, उसमें ये मुद्दा रहेगा जिसका जवाब आप दे रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से फिट है और वो अपना कैंपेन उस तरीके से चला सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आमतौर पर हम देखते हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भविष्य एक तरीके से तय होता है। उनको बीजेपी खास करके कहती है कि भाई पारिवारिक पार्टी है, कि जैसे हमने आरजेडी में देखा। जेडीयू का लाइन ऑफ सक्सेशन किस तरीके से होगा, आप क्या देखिए, ये मैं इसलिए मैं बहुत जगह ये बात बोला हूँ कि जितने समाजवादी पार्टी रहे देश में, और समाजवादी पॉलिटिक्स सिमटता चला गया। जो जब शुरू हुआ तो बहुत बड़ा स्पेस था इस विचारधारा का, उसका ये हुआ कि धीरे धीरे समाजवादी हो गए, परिवारवादी हो गए, तो परिवार के लोग ही ऊपर से नीचे तक दिखाई पड़े। नीतीश कुमार एक्सेप्शन है, शायद देश में अकेला रीजनल पार्टी है नीतीश कुमार जी का जो कभी अपने परिवार को उन्होंने राजनीति में अलाउ नहीं ला और अफ्रंट होकर के बोलेंगे। हम लोग की चर्चा भी करते हैं तो उसको बिल्कुल वो परिवार के सब लोग और टाइम में लेके उन्होंने प्रूव किया है। आज भी यही है, आगे क्या होगा क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, वो नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे जब भी जो तय होगा। लेकिन आज के दिन में वो हमारे भी उनके बेटे के आने की बातें जो चल रही नहीं, फिलहाल नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो नीतीश कुमार जी ही डिसाइड करेंगे। सर, हमारा समय खत्म हो रहा है लेकिन आखिर में ये पूछना बहुत जरूरी है कि बिहार में कई बार हमने देखा है कि कई राजनीतिक पार्टियों का आत्ममंथन काफी होता है और अंतरात्मा की आवाज जागने लगता है चुनाव के नतीजों के बाद में, कभी कभी सरकार चलाते बाद या अंतरात्मा की आवाज जब जगने लगती है तब अचानक बिहार में सरकार बदल जाती है। तो अब अंतरात्मा की आवाज दबी हुई है, कभी ना कभी जा सकती है। कभी नहीं, नेवर अब खत्म हो गई, नेवर। अंतरात्मा ने एक बार नीतीश कुमार जी ने एंड उनका ग्रेटनेस है ब्रेक सेंस में, लोग जो भी बोले कि पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमने मिस्टेक किया, हमसे गलती हुई, पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा है और एक बार नहीं 10 बार ये बात कहा। अब कभी संजय झा जी, इन ट्रू सेंस आप सचमुच में हॉट सीट पर बैठे हो और मुझे लगता है कि जब तक बिहार विधानसभा के चुनाव खत्म नहीं होते तब तक मुझे लगता है आपको हॉट सीट पर ही बैठना होगा और उम्मीद करते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद में भी आपको हॉट सीट पर बैठना नहीं पड़े। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज तक के इस मंच पर आए और आपने जेडीयू की भूमिका रखी, इसके लिए बहुत थैंक यू।